हेलो दोस्तों, ये हमारा यूपी एपीओ से रिलेटेड दूसरा मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट सेकंड है आपका और ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है। ठीक है, लगभग 15 मॉक टेस्ट होंगे इसमें आपके, जो यूपी एपीओ प्री एग्जाम पर बेस्ड है। और इसमें आप बिहार एपीओ से इसको जो है कोरिलेट कर सकते हो, मतलब बिहार एपीओ के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन बचेंगे वो सीपीसी के क्वेश्चन बचेंगे बस, ठीक है ना। तो सीपीसी के क्वेश्चन एक अलग से आपका जो है कम से कम 300-400 क्वेश्चन सीपीसी के अलग से आपको ले आएंगे, तो वो आपका बिहार एपीओ के लिए भी ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जीके और लॉ दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको करने का तरीका आपको बताया है, पहले मॉक टेस्ट में आपको बताया जा चुका है कि आपको पहले पेपर जो है वो दिखाया जाएगा, फिर आप इतना पेपर कर लेना, फिर उसके बाद में आपको आंसर बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, इसमें 150 क्वेश्चन है और बाइलिंगुअल है। ठीक है, जहां पर आपको क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना हो उस क्वेश्चन वहां पर आप पॉज कर देना वीडियो को और फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। आपको क्या करना है, या तो एक ब्लैंक पेपर ले लेना या फिर आप ओएमआर शीट का जो पैटर्न आता है ना मार्केट में, एक साथ ही वो बुकलेट आती है उसकी, तो वो ले लेना, वहां से आप कर सकते हो। 150 क्वेश्चन का ले लेना उसमें। ठीक है, तो ये आपका, और फिर इसमें आप कमेंट में बता देना कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा टेस्ट का उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें। ये 2-3 मिनट का वीडियो रहता है आपका स्टार्टिंग का, जहां आपको क्वेश्चन देखने के लिए जो टाइम है वो लगता है। बाइलिंगुअल है, उससे आपको कोई भी अगर ऐसा लगे कि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है वो हिंदी में देख सकते हैं उसका। यहाँ ऐसा कोई एग्जाम का रूल नहीं है कि अगर हिंदी में गलत है तो इंग्लिश में ही उसका जो वो रिकॉग्नाइज्ड करा जाएगा उसको। ठीक है, तो ये आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसकी आंसर की पर चलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी कृपलानी। सत्याग्रह शब्द किसने दिया था? तो वो दिया था आपका मगनलाल गांधी के द्वारा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ये ऑप्शन इसके इधर उधर हो गए हैं, तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। ठीक है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत जो है वो बना था वंदे मातरम? तो वो आपका जो स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है ना, होम रूल आंदोलन मूवमेंट जो था। उसके बाद में किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने वाला बिल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है ना। उसके बाद में धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके राधाकांत देव। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे आपके हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है ना। उसके बाद में अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये थे आपके बीजापुर के सुल्तान से।
मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो वो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। झंडा गीत किसने लिखा था? तो वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। उसके बाद में नेक्स्ट है क्षुधित पाषाण की रचयिता कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री ये बुक जो है किसने लिखी है? तो ये राम मनोहर लोहिया। ठीक है ना, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद में नेक्स्ट है किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद में कृषि तुंग्या कृषि जो है वो कहां पर की जाती है? तो वो है आपका म्यांमार। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है शहतूल शाल जो है वो बनाई जाती है तो वो चीरू के बालों में जो है वो उससे बनाई जाती है, मतलब चीरू के बालों से। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट है रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहां पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। भारत में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादक यानी प्रोडक्शन कहां होता है? तो वो गुजरात में। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो वो है शुक्र। ठीक है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो वो है आपका स्ट्राम्बोली। उसके बाद में नेक्स्ट है अग्लुहास धारा ये किस जगह पर चलती है? तो ये है आपका हिंद महासागर में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले को बढ़ते हुए क्रम में सुनियोजित करें। तो ये है आपका महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। उसके बाद में नेक्स्ट है रडार के आविष्कारक कौन थे? तो वो है टेलर एंड यंग। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा जो वो गैसों का दाब जो है वो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक कंपाउंड जो वो कौन सा है? तो वो है सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट है मानव की किडनी में बनने वाली पथरी प्राय होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो वो लेनिक ने। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन थ्योरी जो किसने दी थी? तो म्यूटेशन थ्योरी वो डी ब्रीज ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? तो वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है कैडेला जो है वो किसका यूनिट है, मात्रक है? तो ये आपका ज्योति तीव्रता का ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है। उसके बाद में नेक्स्ट है राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा विघटित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने की जो मिनिमम एज है वो कौन सी है? तो वो है 25 साल। नेक्स्ट है आर्टिकल 30 के अंतर्गत में अपने अधिकार के प्रयोग में किसी अल्पमत की शैक्षिक संस्था को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त नहीं होते। कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो पाठ्यक्रम निर्मित करने का, सिलेबस जो है वो निर्मित करने का। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टेटमेंट है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कारण इसमें दे रखा है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पहले हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है ना,
तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा संगठन पशुपालन के संगठन से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद। ठीक है ना, कौन सा अनुच्छेद पशुपालन के संगठन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना, तो ये है आपका 48। उसके बाद में नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका ने किस आतंकवादी संगठन को एफटीओ और एसडीजीटी घोषित किया है, तो ये है आपका दी रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, तो वो सेनेगल को। उसके बाद में नेक्स्ट है AK-203 राइफल किस देश की टेक्नोलॉजी पर बेस है, तो वो है रूस। नेक्स्ट है कौन सी केरल की पारंपरिक प्रदर्शन कला है, तो वो है आपका कथकली। प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में कौन सा शहर जो है वो शामिल है, तो वो है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, तीनों। ठीक है ना, उसके बाद में 44 है अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था, तो वो है आपका यूएई। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, तो वो है उज्बेकिस्तान। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो इसमें से ये सही है, 2 अक्टूबर सांविधिक निकाय है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी का। कौन सा इसमें से सही मैचिंग है, तो यहाँ पर ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर बेस्ड है। उसके बाद में नेक्स्ट है किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबंधित जो प्रस्ताव था वो रखा था, तो वो है राजेंद्र प्रसाद। किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने। अब लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, तो वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र को किसे संबोधित करते हैं, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है संसद विधि बनाकर रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को प्रदान कर सकती है, तो आर्टिकल 32 क्लॉज 3 में। कोर्ट के द्वारा जो दोषाहारी याचिका है, जो क्यूरेटिव पिटीशन है, उसका उपचार किसके अधीन विकसित किया गया है, तो वह आर्टिकल 142। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 77 के अकॉर्डिंग भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयों को किसके नाम से जाना जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से। आर्टिकल 14 में वाक्यांश जो विधियों के समान संरक्षण है, इसको किस देश से लिया गया है, तो इसको जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में 57 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है DPSP, उनका उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किस आर्टिकल में के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज शब्द में न्यायाधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं होगा, तो आर्टिकल 236A। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है वित्त आयोग में शामिल है, तो वित्त आयोग में कौन शामिल है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। आर्टिकल 279 किसको डिफाइन करता है, तो ये आपका शुद्ध आगम आदि की गणना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 61 उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। सशस्त्र, रिजर्व,
जो सशस्त्र ट्रेनिंग रिजर्व, इसका प्रावधान किस चैप्टर में है? तो वो चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है ना। उसके बाद में जो घुड़सवार पुलिस होती है उसका उद्देश्य क्या है? तो यातायात कंट्रोल करना, शांति पर्यवेक्षण करना और उपद्रवों का दमन करना। अंतिम रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी यहाँ पर? तो एसपी के द्वारा। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है, ये जो है देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है मृत्यु समीक्षा। वो वहां पर जो है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो फाइनल वो था ना, ये फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर किसके द्वारा जो भेजी जाती है, ठीक है ना, तो एफआर जो लगाई जाती है, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो एफआर वैसे तो जो लगाई जाती है वो भारत साधक अधिकारी के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है मृत्यु समीक्षा जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, पुलिस अधिकारी भी। जब मंडलायुक्त, महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक, आईजी या जो यहाँ पर डीआईजी दौरा करते हैं तो उन्हें एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल जो है गार्ड्स किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं एसपी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पुलिस थाने में एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मामले हैं, उनके सभी जो भगोड़े अपराधी हैं उनका नाम और उनका पूर्ण असंज्ञेय मामलों के सभी भगोड़े अपराधियों के नाम और पूर्ण विवरण लिखा जाता है। और यह रजिस्टर किस फॉर्म संख्या में होता है? तो ये आपका 214 फॉर्म संख्या में होता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी किशोर की पीआर स्लिप एक तैयार की गई है, उसके अवरोध की अवधि की समाप्ति के कितने महीने पहले जो एसपी के पास में वो लौटा दी जाएगी कि छूटने पर किशोर अपराधी को पुलिस निगरानी से छूट दे दी जाए, ठीक है, तो वो है 1 महीने पहले। उसके बाद में नेक्स्ट है जब कोई भगोड़ा पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो एसपी को उसके पकड़े जाने की सूचना उस व्यक्ति के पूरे नाम और पते के साथ किसे भेज दी जाती है? पुलिस कमांडिंग ऑफिसर को, ठीक है ना। जब कारखाना में दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की सूचना तार या दूरभाष के द्वारा किसे दे देनी चाहिए? टेलीफोन के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा। वो है आपका थाने के बार्षदक अधिकारी। एस डीएसपी की नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है? तो वो है राज्य लोक सेवा के द्वारा। नेक्स्ट है जांच पर्ची जारी किए जाने का जो पर्यवेक्षण है वो कौन करता है? तो वो है आपका भारत साधक अधिकारी। नेक्स्ट है आपका जनरल डायरी थाने के भारत साधक अधिकारी 2 प्रतियों में रखते हैं, ठीक है ना। जीडी की दूसरी प्रति थाने में रहती है और मूल प्रति किसको भेज दी जाती है यहाँ पर? तो मूल प्रति जो है वो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, जबकि मूल प्रति जो है वहां एसपी को जो है यहाँ पर भेजी जाती है, ठीक है ना। इसका आंसर यहाँ पर डी दे रखा है और वो गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट है जन्म और मरण की रिपोर्ट देना और उसका रजिस्ट्रेशन करना, उसके बारे में प्रोविजन जो वो कहाँ दे रखे हैं? 322 से 327 पैरा में। उसके बाद नेक्स्ट है पुलिस रेगुलेशन का पैरा 477 के अंतर्गत पुलिस एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं और धारा 2 के अधीन जो पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी बात पुलिस रेगुलेशन के किस चैप्टर की बातें वहां पर प्रभावी होंगी? तो वह चैप्टर नंबर 32। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके गलत कथन यहाँ पर चुनना है, ठीक है। तो बीएसए मध्यस्थता कार्रवाई पर लागू नहीं होता है, ये बात यहाँ पर सही है। बीएसए साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता है, गलत बात है। बीएसए न्यायालयों में प्रस्तुत शपथ पत्र पर लागू होता है, गलत है। बीएसए सभी प्रकार की सैन्य न्यायालयों के समक्ष आयोजित न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है, ये भी गलत है। तो 2, 3, 4 गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 21D का कौन सा एग्जाम्पल है जो बीएसए में नया पेश किया गया है? तो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 जो है, ठीक है।
ये बहुत टफ थोड़ा सा ऐसा है क्वेश्चन, अजीब। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट है? तो सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद में ए पर बी की हत्या करने के इंटेंशन से डंडे से पीटकर हत्या करने का वाद चलाया जाता है। ए के ट्रायल में कौन सा इसमें से फैक्ट एंड इश्यू नहीं है? तो वो ए की सी के साथ में बातचीत, ये फैक्ट एंड इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है, शिनाख्त परेड के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है। तो यह मौलिक साक्ष्य है, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, बी ने ए पर बी को कपट पूर्वक से यह दर्शित करने के लिए वाद दायर किया कि सी दिवालिया नहीं है, जिससे बी को सी पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया गया, जो दिवालिया था, उसे नुकसान उठाना पड़ा। फैक्ट ये है कि उस समय जब ए ने सी को गैर दिवालिया के रूप में दर्शाया था, सी को उसके पड़ोसियों और उसके साथ काम करने वाले व्यक्तियों के द्वारा गैर दिवालिया माना जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है ये सुसंगत तथ्य यह दर्शाता है कि ए ने गुड फेथ में उद्घोषित किया है। ठीक है, तो गुड फेथ साबित करने के लिए यहाँ पर जो तथ्य दर्शाए जा रहे हैं वो रिलीवेंट है। अब है नेक्स्ट कि जो बीएसए में जो कन्फेशन है उसको कहाँ परिभाषित किया गया है? तो कन्फेशन को परिभाषित यहाँ पर नहीं किया गया है। एक अभियुक्त की जो कन्फेशन है वो अन्य से अभियुक्त के विरुद्ध एडमिसिबल होती है यहाँ पर, तो 24 के अंतर्गत में। नेक्स्ट है, ए बी पर उसकी एक गाय चुराने का अभियोग लगाता है, बी को दोषी ठहराया गया है। ए बाद में उस गाय के लिए सी पर वाद दायर करता है, जिसे बी ने अपनी सजा से पहले उसे बेच दिया था। बी के विरुद्ध ये जो निर्णय है वो आपका जो है वो ए और सी के बीच में इररिलेवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सेक्शन 37 ऑफ बीएसए, कौन सा जजमेंट यहाँ पर इररिलेवेंट है? ठीक है, तो वो एक आपराधिक न्यायालय का निर्णय। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सी धारा बीएसए की इस सिद्धांत को मान्यता देती है कि अनुसूचित साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं है? तो वो है सेक्शन 55। उसके बाद में नेक्स्ट है, बीएसए की किस सेक्शन के अंतर्गत में इलेक्ट्रॉनिक रूपों में राजपत्रों के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है? सेक्शन 81 में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सी प्रिजम्पशन कोर्ट जो है कर सकता है? उपधारणा कर सकेगा मतलब मे प्रिज्यूम का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में प्रिजम्पशन। नेक्स्ट है, ए बी को 1000 रुपए या 1500 रुपए में एक घोड़ा बेचने के लिए लिखित रूप में सहमत है, यह दर्शाने के लिए कि बीएसए के तहत कौन सी कीमत दी जानी थी, इस बात का एविडेंस यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। मौखिक करार के साक्ष्य के एक्सक्लूजन यानी अपवर्जन से संबंधित प्रोविजन यहाँ पर दिए हुए हैं 95 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन साक्षी बनने के लिए सक्षम नहीं है? तो एक वयस्क जिसका शरीर और दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जीवन साथी से विवाह के दौरान की गई कम्युनिकेशन का डिस्क्लोज करने की परमिशन होगी तो उस व्यक्ति की सम्मति से जिसने उसे कम्युनिकेशन की है। पति पत्नी के बीच अगर वाद होते हैं तब पति पत्नी के बीच कोई भी एक्यूजेशन होता है, अब्यूजन होता है, प्रोसीडिंग होती है, तब भी जो है वहाँ परमिशन होती है। कौन सी सेक्शन है बीएसए की इस अवधारणा से रिलेटेड है कि साक्षी इस आधार पर उत्तर देने से क्षम्य नहीं है कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा? तो वो है सेक्शन 137। नेक्स्ट है, यदि प्रश्नगत मामले से संबंधित किसी साक्षी से प्रश्न पूछा जाए और साक्षी के द्वारा ऐसे प्रश्न का उत्तर उसे दोषी ठहराएगा तो वहां पर साक्षी को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा। बीएसए की कौन सी सेक्शन है जो लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य का प्रावधान करती है? तो वह सेक्शन 157। नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान बीएनएसएस की धारा 181 के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी से किया गया कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इसे बनाने वाले व्यक्ति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बीएनएसएस की धारा 183
क्लॉज 6 सब क्लॉज बी के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को मुख्य परीक्षा के बदले में एक कथन के रूप में लिया जा सकता है जहां व्यक्ति किसी मामले में विक्टिम है तो पीछा करने के अपराध के लिए दंडनीय है और पीड़ित अस्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम है। नेक्स्ट है आपका बीएनएसएस की कौन सी धारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी का प्रावधान करती है? तो वो है आपका सेक्शन 185। पुलिस रिपोर्ट बीएनएसएस के किस सेक्शन के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट होती है? तो सेक्शन 193। नेक्स्ट है सेक्शन 193 क्लॉज 3 में प्रोविजन है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तो पुलिस थाने का बाहर सदक अधिकारी अपराध का कॉग्निजेंस लेने के लिए जो एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट है उसको फॉरवर्ड कर देगा रिपोर्ट। मतलब क्या फॉरवर्ड करेगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के रूप में एक रिपोर्ट, राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में एक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया सी। उसके बाद में नेक्स्ट है सिडनी में एक भारतीय नागरिक ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की हत्या कर दी और फरार हो गया। वह भारतीय पुलिस को मुंबई में मिला। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी से क्या हो सकता है? तो केवल मुंबई में उसको अभियोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सही कथन को चिन्हित करें। धारा 227 के अंतर्गत में बीएनएसएस के इसमें पूछ रहा है तो समन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आरोप में कोई भी दोष जो है वो यदि इस तरह के संशोधन से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो इसे पुनः विचारण के निर्देश के साथ संशोधित करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीएनएसएस की कौन सा चैप्टर है बीएनएसएस का जो मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण से संबंधित है? वो है 21। नेक्स्ट है परिवाद वापस लेने का परिणाम क्या होता है? तो अभियुक्त को दोषमुक्त करना, भले ही आरोप विरचित किया गया हो या नहीं। ठीक है, इसका आंसर जो है ये होना चाहिए उन मामलों में अभियुक्त को दोषमुक्त करना जहां आरोप पहले ही विरचित हो चुके हैं। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है प्ली बार्गेनिंग में कोर्ट के द्वारा मामले के निस्तारण की दशा में जहां न्यायालय को पता चलता है कि कोई मिनिमम वहां पर पनिशमेंट प्रदान नहीं की गई है और अभियुक्त प्रथम अपराधी है और उसे अतीत में किसी भी अपराध के लिए वहां पर कन्विक्ट नहीं किया गया है तो कोर्ट अभियुक्त को दंड दे सकती है। दंड का छठा हिस्सा प्रदान किया गया या अधिकतम अवधि विस्तारित की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर प्ली बार्गेनिंग में कोर्ट द्वारा मामले के निस्तारण की दिशा में जहां न्यायालय को पता चलता है कि कोई न्यूनतम दंड प्रदान नहीं किया गया और अभियुक्त प्रथम अपराधी है और उसे अतीत में किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है तो कोर्ट अभियुक्त को दंड दे सकती है। दंड का छठा हिस्सा प्रदान किया गया या अधिकतम विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, हाँ तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार इसको जो है देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सी सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ व्यक्तियों को धारा 302 के प्रवर्तन से अपवर्जित करने की शक्ति देती है? तो सेक्शन 303। कौन सी धारा है जो ऑटरफॉइस एक्विट और ऑटरफॉइस कन्विक्ट के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है सेक्शन 337। उसके बाद नेक्स्ट है 337 के लागू होने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से गलत है? यह आवश्यक नहीं कि विचारण करने वाला न्यायालय मामले का विचारण करने में सक्षम था या नहीं। ठीक है, ये गलत है। किसी सह अपराधी को क्षमादान के संबंध में सेक्शन 343 क्लॉज 2 बीएनएसएस में विहित प्रावधान कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध पर लागू होते हैं जिसे कठोर दंड के साथ कितनी अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है? 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को सेक्शन 343 बीएनएसएस के तहत क्षमा कर दिया जाता है तो वह अभियोजन पक्ष का साक्षी बन जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, जब जांच या विचारण बीएनएसएस की सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के तहत किए गए अपराध से संबंधित है तो जांच या विचारण किस अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा? आरोप पत्र दाखिल होने के 2 महीने के भीतर। ठीक है ना, बाद नहीं है, भीतर है। आरोप पत्र दाखिल होने के 2 महीने बाद, हाँ सही है। ठीक है, अब है नेक्स्ट 113, 2 महीने के भीतर होता है, इसमें बाद गलत दे रखा है। बीएनएस की कौन सी सेक्शन ये प्रोविजन करती है कि कोई भी कोर्ट जजमेंट पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद उसे चेंज नहीं करेगी? ठीक है, तो ये है सेक्शन 401। एक न्यायालय जब उसने किसी मामले का निस्तारण करने वाले अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया हो तो वह ऐसा कर सकता है। लिपिकीय अंक गणितीय त्रुटि को ठीक कर सकता है वो। बीएनएसएस की कौन सी सेक्शन है जो हाई कोर्ट को दंडादेश की पुष्टि करने या दोषसिद्धि को बातिल करने यानी रद्द करने की शक्ति यहाँ पर देती है? तो वह सेक्शन 409। उसके बाद में नेक्स्ट है, निचली अदालत द्वारा मृत्यु दंडादेश की हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 472 के अंतर्गत जो मर्सी पिटीशन होती है प्रारंभ में राज्यपाल को पेश की जा सकेगी और उसके अस्वीकार या निस्तारण के बाद पिटीशन निम्नलिखित अवधि के भीतर राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसी पिटीशन की अस्वीकृति या निस्तारण की तारीख से 60 दिन के भीतर। नेक्स्ट है सेक्शन 480 बीएनएसएस के तहत में नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में मजिस्ट्रेट अपने समक्ष हाजिर किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है यदि व्यक्ति को पहले किसी संज्ञेय अपराध के लिए दोषित नहीं किया गया है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में जमानत के प्रावधानों के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ऐसे अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती जिसकी परीक्षा के दौरान साक्षी द्वारा शिनाख्त की जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है बीएनएसएस का कौन सा चैप्टर है जो संपत्ति के व्ययन से संबंधित है? ठीक है, तो वो है आपका चैप्टर नंबर 36। उसके बाद नेक्स्ट है, ए ने बी को एक पेन ड्राइव दी जिसके बारे में उसे पता था कि इसमें ऐसी फाइलें हैं जो वायरस से संक्रमित हैं। ए ने बी को इसकी सूचना नहीं दी। बी ने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में डाला और फाइलें खोली। उनका कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गया था और उस पर मौजूदा अधिकांश फाइलें खो गई थीं। किस अपराध के लिए ए को दोषी ठहराया जा सकता है? तो यहाँ पर मिसचीफ यानी रिष्टि के लिए। बीएनएस की किस सेक्शन में आपराधिक अतिचार को परिभाषित किया गया है? तो 329 में। ठीक है, बी ए की अनुमति के बिना ए को उसकी सफलता पर बधाई देने के लिए उसके घर में प्रवेश कर देता है। तो बी ने कौन सा अपराध किया यहाँ पर? तो कोई अपराध नहीं किया, उसका इंटेंशन अपराध करने का नहीं है। नेक्स्ट है, मत्यता की हालत में किसी लोक स्थान में प्रवेश करने और अन्य व्यक्ति को क्षोभ कारित करने वाले व्यक्ति को कारावास की अधिकतम कितनी अवधि तक का दंड यहाँ पर दिया जा सकता है? तो 24 घंटे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, मानहानि का अपराध क्षति पहुंचाने से संबंधित है। किस तरह की? किसी व्यक्ति की ख्याति को। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से मानहानि कारक यहाँ पर नहीं है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ए कहता है कि बी डी की हत्या में शामिल हो सकता है क्योंकि वे दोनों कट्टर दुश्मन थे। तो ये यहाँ पर डेफेमेशन नहीं है। नेक्स्ट है, एक्स एक एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों के वेतन से यह कहकर एक निश्चित प्रतिशत काट लेता है कि वह भविष्य निधि में उनका योगदान है लेकिन इसे निधि में जमा करने में विफल रहता है। तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। नेक्स्ट मैचिंग है अपराध के तत्व और अपराध के प्रकार। यहाँ पर आप देखेंगे पहला, बिना संपत्ति की प्राप्त की गई जंगम संपत्ति, वो चोरी हो गई। ठीक है ना।
फिर उसके बाद तत्काल हिंसा द्वारा सम्मति के बिना प्राप्त की गई जंगम संपत्ति, तो वो लूट हो गई। फिर उसके बाद में डर से प्रेरित होकर बिना सम्मति के प्राप्त की गई जंगम संपत्ति, तो वो आपकी डकैती हो गई, ठीक है ना। और 6 व्यक्तियों के गिरोह द्वारा हिंसा का प्रयोग कर प्राप्त की गई जंगम संपत्ति, वो आपकी नहीं, ये डकैती हो जाएगी और ये उद्यापन हो जाएगा। डर से प्रेरित होकर बिना सम्मति के प्राप्त की गई जंगम संपत्ति उद्यापन हो जाती है, ठीक है। तो ए का चौथे से रिलेटेड यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया। तत्काल हिंसा द्वारा सम्मति के बिना प्राप्त की गई जंगम संपत्ति, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, लूट, ठीक है ना। तो ये लूट हो गई आपकी। तो 4 2 1 3। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मैचिंग नहीं है, तो एक्सटॉर्शन यहाँ पर मैचिंग है। कौन सा मैचिंग नहीं है ये कह रहा है, तो लूट 304 में नहीं है, तो ये यहाँ पर मैचिंग नहीं है। फिर है निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी के लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 305 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना किस सेक्शन में पनिशेबल है, तो वह सेक्शन 302 में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बीएनएस का चैप्टर नंबर 17 किन अपराध से संबंधित है, तो वो है संपत्ति के विरुद्ध जो ऑफेंस होते हैं। नेक्स्ट है बीएनएस की कौन सी सेक्शन है जो जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में हाजिर न होने में असफलता पर दंड का प्रावधान करती है, तो वह सेक्शन 269, ठीक है। बीएनएस का कौन सा चैप्टर जो लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराध से संबंधित है, तो वह चैप्टर नंबर 15। उसके बाद में नेक्स्ट है लोक सेवक का प्रतिरूपण करना अपराध किस सेक्शन के अंतर्गत में है, 204 के अंतर्गत में है। उसके बाद में बीएनएस का कौन सा चैप्टर लोक सेवकों के विधिक अधिकार की अवमानना का प्रावधान करता है, तो चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट है कौन सी सेक्शन ये प्रावधान करती है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए अपराध का दोषी होगा, ठीक है। तो वो है सेक्शन 190। बलवे का अर्थ है किसी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग करना, तो ये है आपका 191। उसके बाद में नेक्स्ट है ए किसी महिला की सहमति के बिना जानबूझकर उसका घूंघट हटा देता है, यह जानते हुए कि इससे उसको क्षति पहुंच सकती है, भय हो सकता है या क्षोभ कारित हो सकता है, तो ए अपराध किस अपराध के लिए दोषी है, आपराधिक बल के लिए। जब कोई किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकता है, फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को एसिड फेंकने का पिलाने का प्रयत्न करता है या किसी अन्य साधन का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, स्थायी या आंशिक रूप से क्षति या विद्रूपित करने का या जलाने का या विकलांग करने का या विकृत करने के आशय से उस व्यक्ति पर मूत्र त्याग या विकलांगता या घोर प्रतिकारित करता है, तो उसके लिए दंड दिया जा सकता है। तो कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 7 वर्ष तक हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना। उसके बाद में नेक्स्ट है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से रोक देता है, तो ये क्या कहलाता है आपका सदोष अवरोध। नेक्स्ट है बी ने एक तेज धार वाले हथियार का उपयोग करके ए पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप ए के दाहिने कंधे में 6 सेंटीमीटर लंबी और आधा सेंटीमीटर गहरी चोट लगी। बी पर दंड किस अपराध का आरोप लगाया जा सकता है, तो सेक्शन 118 बीएनएस। उसके बाद में नेक्स्ट है आतंकवादी कृत्य करने पर क्या दंड दिया है यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो यहाँ पर आजीवन कारावास या कारावास जिसे 10 वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकता है और साथ ही साथ जुर्माना। उसके बाद में नेक्स्ट है संगठित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को शासन पूर्वक संश्रय देने या छुपाने पर कितना दंड दिया जा सकता है, तो 3 साल से लेकर के
आजीवन कारावास तक, और साथ ही साथ जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होता, यानी न्यूनतम 5 लाख रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट है, आपराधिक मानववध करने के प्रयत्न के लिए क्या दंड दिया जा सकता है जहां ऐसे उसके कार्य से आपत्ति हुई हो। तो ये है आपका कारावास, जिसे 7 वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर जुर्माना, या दोनों। नेक्स्ट है, बीएनएसएस की कौन सी सेक्शन में हस्तांतरित द्वेष के सिद्धांत जो वो दिया गया है, तो वो है आपका सेक्शन 102। उसके बाद में नेक्स्ट है, बीएनएस की कौन सी सेक्शन प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का उपयोग करके मैथुन करने पर दंड का प्रावधान करती है, तो 69 सेक्शन। नेक्स्ट है, प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा यौन संबंध बनाने के अपराध के लिए कितना दंड दिया जा सकता है, तो 10 वर्ष तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और साथ ही साथ जुर्माना। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किसी अन्य अपराध के आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए संहिता के तहत निर्धारित दंड क्या है, जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है, तो वो है 6 माह से अधिक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। नेक्स्ट है, अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित बीएनएस की किस धारा में दिया गया है अपराध करने का प्रयत्न से संबंधित प्रोविजन, तो वो है आपका सेक्शन 62, जो पहले 511 थी। ठीक है। तो ये आपका हो गया है सेकंड टेस्ट कंप्लीट। अब थर्ड टेस्ट होगा, मुझे लग रहा है इसमें 1-2 गलती भी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में अगली बार पूरा चेक करके मतलब लाया जाएगा। ठीक है। तो बाकी आप कमेंट में बता देना आपको कौन से क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत लग रहा है, तो उसको फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।